टीकाकरण जारी है। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से 12 से 14 साल के बच्चों को भी अब टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। इसके लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य के प्रतिरक्षक अधिकारी डॉक्टर कुलदीप मारतोलिया ने बताया कि उत्तराखंड में 12 से 14 साल के करीब 3.5 लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्र से राज्य को 4 लाख वैक्सीन मिल चुकी है। राज्य के सभी जनपद में वैक्सीन पहुंचाई गई है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जल्द लाभ देने के लिए वैक्सीन सभी जिला, ब्लॉक और स्कूलों में लगाई जाएगी। देश में 12 से 14 साल तक के बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय टीका डे पर वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। ये हम इस वक्त सिविल अस्पताल में हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 लाख ऐसे बच्चे हैं जो 12 साल के और 14 साल की उम्र के बीच में आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शुभारंभ किया है और हम इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये रिजर्वेशन रूम है, यहाँ पर बच्चों को बिठाया जाता है। सुबह से काफी भीड़ थी, चूंकि स्कूली बच्चे यहाँ पर बहुत सारे पहुंचे हुए थे। स्कूली बच्चों ने वैक्सीन लगवाई, साथ ही साथ उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आए थे। लगातार जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ लग रही थी, हालांकि अब जो भीड़ की जो वो छट चुकी है, निश्चित तौर पे वैक्सीनेशन का लगातार जिस तरीके से चल रहा है। मैडम, आपसे बात करना चाहेंगे, सुबह से कितने बच्चे आ गए होंगे? हमारे पास 146 बच्चे आ चुके हैं, अब तक लगवा चुके हैं हमारे पास जो है। ये क्या स्कूली ही बच्चे आए थे या फिर जो पेरेंट्स लेकर आ रहे थे? नहीं, सिर्फ हमारे पास अभी स्कूली बच्चे आए हैं। सिर्फ 10 बच्चे ऐसे होंगे जो अपने पेरेंट्स के साथ आए थे, बस। मतलब अपने आप आने वाले बच्चों की संख्या कम है, जो स्कूल से व्यवस्थापक जो व्यवस्था की गई वहां से लोग आ रहे हैं। हाँ, वहां से लोग ज्यादा आ रहे हैं, स्कूल से। ये बच्चों को कौन सी वैक्सीन लग रही है? क्योंकि पहले जो बड़ों को लग रही थी वो दूसरी लग रही। कोरो वैक्सीन लग रही है, ये बच्चों के लिए आई है, 12 से 14 साल वाले के बच्चों के लिए। एक बार बताइए क्या नाम है? कोरो वैक्सीन। शुक्रिया। तो स्वतः बच्चों की जो संख्या है, जिस तरीके से एक हुनर होना चाहिए, परिवार के जो लोग हैं, बड़ों को सोचना चाहिए कि उनके भी बच्चे सुरक्षित हो जाएं, क्योंकि कोरोना की चौथी लहर भी आ सकती है। तीसरी लहर में आई थी, सब सुरक्षित हुए थे क्योंकि वैक्सीनेशन ज्यादा हो चुका था। अब चूंकि बच्चों को सुरक्षित रखना है तो कहीं ना कहीं स्कूली जो बच्चे हैं वो ज्यादा संख्या में यहाँ पर आकर अपना वैक्सीनेशन करवाया है। लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि जो करीब उत्तर प्रदेश में 80 लाख बच्चे हैं 14 से जो 12 साल के बीच में, वो वैक्सीनेशन कराएं। और साथ ही साथ आज बुजुर्गों को लेकर जो बूस्टर डोज वो भी लगना स्टार्ट हो गया है। कैमरापर्सन रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। देश भर के साथ में ताजनगरी आगरा में भी आज 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन की शुरुआत कर दी गई, जिसकी शुरुआत आगरा के जिलाधिकारी प्रभु नायर सिंह और सीएमओ अरुण श्रीवास्तव ने सीधा कर दी। अब इस समय हमें जिला चिकित्सालय में यहीं पर डीएम प्रभु नायर सिंह ने इसकी शुरुआत की है। 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कार्गो वैक्सीन की शुरुआत की है और आगरा को टारगेट दिया गया है कि 1,90,000 वैक्सीन लगाई जाएंगी। इसके साथ ही आगरा में जिला चिकित्सालय और जीवनी मंडी में 2 केंद्र बनाए गए जहां पर बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल स्तर पर भी बृहद अभियान चलाकर इसकी शुरुआत की जाएगी। मैं ग्राम जनता टीवी आकर। वहीं आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के मौके पर उत्तराखंड में भी 12 से 14 साल की आयु के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। हरिद्वार जिले में 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेट किया गया। नगर स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत आर्य ने बताया कि हरिद्वार में वैक्सीनेशन लगाने के लिए कई केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले के ब्लॉक में भी एक वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया है। अभी तक 15 साल से ऊपर तक के किशोरों का टीकाकरण किया जा रहा है। अब सरकार ने 12 से 14 साल तक के बच्चों के टीकाकरण को भी शुरू करने का निर्णय लिया है। आज 16 मार्च 2022 को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाए जाने हेतु जैसे दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, इसमें हम खास तौर पे जो हमारी महिला कार्यकर्ती हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन में, टीकाकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और आशा कार्यकर्ती है जिन्होंने कोई भी टीकाकरण कार्यक्रम हो, चाहे पल्स पोलियो हो, चाहे कोविड टीकाकरण हो, उनको भी हम लोग आज सम्मान देंगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया जा रहा है और इसमें जो है कॉर्बीवैक्स नामक वैक्सीन जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और ये ही 2 डोजेज इसकी लगेंगी और इसमें 28 साल के अंतराल में इनका इस्तेमाल किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब विधान परिषद यानी कि एमएलसी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश की 36 विधान परिषद की सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होना है। वहीं विधान परिषद चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अब तक 18 एमएलसी प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। इसमें बाराबंकी से राजेश कुमार यादव, प्रयागराज से वासुदेव यादव, लखीमपुर खीरी से अनुराग वर्मा, जौनपुर से मनोज कुमार समेत कई एमएलसी के नाम इस लिस्ट में दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद अखिलेश यादव अब एमएलसी की तैयारी में जुट गए हैं। सपा को भले ही इन चुनावों में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि उनकी पार्टी की नैतिक जीत हुई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से सपा पहले से मजबूत हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव आज सीतापुर पहुंचे थे, जहां वो पूर्व मंत्री और सपा नेता नरेंद्र वर्मा के बड़े भाई महेंद्र वर्मा के शांति पाठ में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पहली बार मीडिया से समाजवादी पार्टी की हार को लेकर बात की। अखिलेश ने एक बार फिर महंगाई के मुद्दे पर बात की और कहा कि जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी हैं। बीजेपी को हल निकालना होगा कि महंगाई कम कैसे हो। समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने और जनता के सहयोग से समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी घटी है। या यूं कहे कि जनता का जो समर्थन मिला है, जो परसेंटेज ऑफ वोट था वो बढ़ गया है और हमारी समाजवादियों की सीटें भी जनता ने बढ़ा दी। ये समाजवादियों की नैतिक जीत हुई है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी घटेगी। जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी हैं। महंगाई का बड़ा सवाल है, जिसका भारतीय जनता पार्टी को रास्ता खोजना होगा कि महंगाई कैसे कम हो। बेरोजगारी अभी भी वैसी है, हमारा यूथ निराश हो गया। समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बनी। मैं सरकारी कर्मचारियों का और जिन लोगों ने बैलेट से वोट दिया उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि बड़ी संख्या में उन्होंने पार्टी के पक्ष में मतदान किया। 2/3 से ज्यादा समर्थन समाजवादियों को मिला। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भगवंत मान को उनके शपथ ग्रहण समारोह से पहले बधाई दी और उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में पंजाब का विकास होगा। शहीद भगत सिंह नगर जिले में महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में मान के शपथ ग्रहण समारोह के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को शपथ समारोह के लिए अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा है कि उनके कुशल नेतृत्व में पंजाब में तरक्की, भाईचारे और नए नजरिए की फसल खूब लहलहाएगी। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और भगवंत मान को पंजाब के मुख्यमंत्री बनने को लेकर बधाई दी और उनके शपथ ग्रहण समारोह को लेकर उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं और ये उन्होंने ट्वीट के जरिए उन्हें बधाई दी। 5 राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद सोनिया गांधी ने 5 प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा मांग लिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी फ्रंटर संगठन को भी भंग कर दिया गया है। इसके बाद से ही अगले प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रमोद तिवारी और प्रमोद कृष्णम को कल सोनिया गांधी ने बैठक के बाद मिलने बुलाया था, जिससे माना जा रहा है कि इन्हीं 2 नेताओं में से कोई एक प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन इस बात की चर्चा है कि प्रमोद तिवारी ने खुद को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से अलग कर लिया है। इससे साफ है कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान लखनऊ से 2019 लोकसभा के प्रत्याशी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम हो सकते हैं। माना जा रहा है कि होली के बाद औपचारिक तौर पर सभी नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कल 5 राज्य के प्रदेश प्रभारियों से इस्तीफा मांग लिया, जिसके कुछ घंटों बाद ही इस्तीफों की झड़ी लग गई। उत्तर प्रदेश में
अजय कुमार लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने भी इस्तीफा सौंप दिया है। इसके साथ ही करीब 40 ऐसे फ्रंटल संगठन थे कांग्रेस के जो सभी को भंग कर दिया गया है। अब नए सिरे से गठन की कार्रवाई तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसमें एक प्रमोद तिवारी हैं और उसके अलावा आचार्य प्रमोद कृष्णम। माना जा रहा है कि इन दो में से किसी एक पर ही सोनिया गांधी मोहर लगाएंगी और उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगी। फिलहाल जो प्रदेश अध्यक्ष रहे अजय कुमार लल्लू प्रत्याशी के तौर पर कोई राज से प्रत्याशी भी थे कांग्रेस के, जो अपना चुनाव भी हार गए थे। खास बात है कि इसी तरह के जो लोग थे जो चुनाव हारे और उसके बाद वोट प्रतिशत की बात की जाए तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी घटकर सिर्फ 2% रह गया, जिसको लेकर सोनिया गांधी काफी नाराज थी। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में अगले प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसको सौंपी जाती है। फिलहाल आचार्य प्रमोद कृष्णम ज्यादा मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो लखनऊ से आपको बता रहे हैं जहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। और अब यहां पर प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कई लोग शामिल हैं, जिस पर अब होली के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मोहर लगा सकती हैं। होली मथुरा में इस समय पूरे चरम पर है। जहां देखो वहां हर तरफ होली का ही खुमार है। सब पर होली का ऐसा रंग चढ़ा कि मथुरा में क्या बाजार और क्या मंदिर, सब जगह होली ही होली का नजारा देखने को मिल रहा है। मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर की होली, जहां बगीचे में होली खेली गई है, जिसके लिए भगवान को आज मंदिर से बाहर बगीचे में लाकर विराजमान किया गया, जहां पर भक्तों के साथ भगवान ने पिचकारी से ऐसी होली खेली जो आए वो रंगीन हो जाए। फिर क्या, बच्चा और बुजुर्ग हर कोई गुलाल में सराबोर था। हर तरफ मंदिर में होली की मस्ती में सराबोर कृष्ण भक्त होली खेल रहे थे, जहां पर ऐसा नजारा था कि रंगों से रंगे चेहरे ही चेहरे दिखाई दे रहे थे। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में हूँ। यहाँ पर आज बगीचे में होली हो रही है, जिसमें भगवान द्वारकाधीश को मंदिर से बाहर ला करके उनके साथ भक्तों की होली खेली जाती है, जैसे बगीचे की होली खेलते हैं। मैं आपको बता दूं, ये लोग भक्त हैं जो दूर दूर से आए और दूर दूर से यहाँ पर आकर मथुरा में होली का आनंद ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की होली जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है। बड़ी उमंग है, होली का पूरा आनंद यहाँ पर लिया जा रहा है। नाच रहे गा रहे हैं जो भक्त हैं वो द्वारकाधीश के साथ इस होली का, क्योंकि जिस तरह की होली मथुरा में होती है वो पूरे देश में कहीं नहीं होती, और उसी होली को मनाने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। और आज चूंकि भगवान द्वारकाधीश के साथ ये होली खेली जा रही है, तो उसका जो आनंद है वो बड़ा अलौकिक होता है, और उसी लिए लोग इस होली को मनाने के ब्रज में आते हैं। और ब्रज की होली का जो नजारा है मैं आपको दिखा दूं, इधर ये लोग नाचते गाते हुए ढप्पा ले रहे हैं, झांझर जो होली के रसिया गायन है वो गाए जा रहे हैं, और होली के आनंद को ये लोग अपने साथ इस तरह से सजो कर लेना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से जैसी होली यहाँ होती है वो कहीं नहीं। और होली का हर एक लम्हा, हर एक चित्र, हर एक याद वो अपने दिल में बसा कर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जब वो अपने धाम यानी अपने गांव अपने घर जाए तो उस समय वो इस होली का आनंद वहां भी लोगों तक पहुंचा सके। उसी होली के साथ आपको भी हम ले चलते हैं ब्रज की होली में, जहां पर अभी तक आपने लठमार होली देखी, फूलों की होली देखी, लड्डूमार होली देखी, और छड़ीमार होली के बाद ये होली का आनंद, जैसे हम कहें तो एक तरह से होली का हुड़दंग भी कह सकते हैं। तो ये देखिए लोग एक दूसरे पर जमकर गुलाल उड़ा रहे हैं, और इस गुलाल का जो आनंद है, इसका जो आनंद है इस होली का, वो वाकई में सिर्फ अगर कहीं मिलता है तो वो है मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी, श्री कृष्ण के मंदिर, भगवान द्वारकाधीश के मंदिर में। तो आप भी देखते रहिए ब्रज की होली के रंग। सुरेश सैनी, जनता टीवी, मथुरा। और अब बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। उत्तराखंड कांग्रेस को मिली चुनावी हार के बाद संगठन के भीतर ही गुटबाजी तेज हो गई है। वहीं अब कांग्रेस मुख्यालय में लगे प्रीतम सिंह को बधाई देने वाले पोस्टर में से हरीश रावत का चेहरा गायब कर दिया गया है, जिसके बाद से ही संगठन में एक बार फिर से कानाफूसी शुरू हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस में चुनावी हार के बाद जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हुई है, उसका असर है कि कांग्रेस भवन में पूरी तरह से सन्नाटा पसर चुका है। गणेश गोदियाल नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन बड़ी बात जो साफ तौर पर नजर आ रही है वो है कांग्रेस भवन के भीतर लगे हुए पोस्टर,
जो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर राजनीति हावी हो चुकी है। प्रीतम सिंह को बधाई देने वाले पोस्टर लगे हैं जिसमें हरीश रावत का चेहरा पूरी तरह से गायब हो चुका है। तो साफ है कि हरीश रावत खेमे और प्रीतम सिंह खेमे में किस तरह की बयानबाजी और एक गुटबाजी साफ तौर पर है, जिसका असर है कि कांग्रेस भवन के भीतर भी जो साफ तौर पर पोस्टर वॉर है वो अब खुलकर नजर आने लगी है। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। वहीं कांग्रेस के धारचूला से वरिष्ठ विधायक हरीश धामी ने नेता प्रतिपक्ष को लेकर अपनी दावेदारी पेश की है। हरीश धामी का कहना है कि वो सीमांत क्षेत्र के विधायक हैं और लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे हैं, इसलिए इस बार नेता प्रतिपक्ष को लेकर उनकी दावेदारी मजबूत है। हरीश धामी ने ये भी कहा कि अगर उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाता है तो उन्हें आगे का रास्ता भी देखना होगा। हाईकमान पर भरोसा है, अगर नहीं मिला तो फिर मैं अपना रास्ता देखूंगा। क्या पार्टी छोड़ सकते हैं, क्या कुछ इस तरीके का कुछ? देखिए, मैं पार्टी छोड़ूंगा अभी तो मैं निर्दलीय रहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर है कि अब अगर इस बार भी अगर मेरे साथ इसी तरह का व्यवहार हुआ तो फिर निश्चित तौर पर मुझे कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि आज तक आप देखते हैं हम विधायक बन के आते हैं, लेकिन हम केवल एक जो है मंत्री चुनने के लिए, मुख्यमंत्री चुनने के नाम पर रह गए हैं। भाई अगर सभी एक ही व्यक्तियों को अगर प्रदेश अध्यक्ष भी बनाओगे, CLP भी बनाओगे, मंत्री भी बनाओगे तो ये कहाँ तक होगा। भाई नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। और जहां पर आज बीजेपी यूथ पर भरोसा कर रही तो कहीं ना कहीं भाई अगर उनकी तरफ से धामी अगर मुख्यमंत्री बनना है तो मैं भी एक धामी हूं, और वो सैनिक का बेटा, मैं भी सैनिक का बेटा हूं। उत्तराखंड में बीजेपी की जीत के साथ ही बीजेपी के नेताओं की दिल्ली दौड़ जारी है। इनमें कैबिनेट मंत्री समेत कई विधायक भी शामिल हैं। हालांकि पार्टी आलाकमान की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को बुलावा भेजा गया था। ऐसे में विधायक और कैबिनेट मंत्रियों के दिल्ली पहुंचने पर पार्टी संगठन में भी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी है। प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी देवेंद्र भसीन ने कहा कि विधायक दल की बैठक होली के बाद संभव है। ऐसे में सभी विधायकों को चाहिए कि वो अपने क्षेत्र में अपनी जनता के बीच जाएं और होली का त्योहार मनाएं। होली हमारे सामने है और मैं समझता हूँ कि सभी विधायक और सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में होली मना चाहेंगे और विधायक दल की बैठक संभवतः उसके बाद होगी। तो ऐसे में विधायकों से अपेक्षा यही की जाती है कि जनता के बीच में रहें और मैं समझता हूँ कि विधायक अपने क्षेत्र में निश्चित तौर पर जनता के बीच में होली खेलें। होली के त्योहार पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसलिए खाद्य विभाग भी सक्रिय हो गया है। देहरादून में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी करते हुए बड़ी कार्रवाई की। खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 2 कुंटल नकली मावा जब्त किया। ये मावा देहरादून में मिठाइयों की दुकान पर सप्लाई के लिए लाया गया था, लेकिन उससे पहले ही खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया। और खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।